गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का वेक्टर्स का 8 लेक्चर्स होगा। तो लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको कंटिन्यू किया था कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शंस और एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देखेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी दो लाइंस के बीच के कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं क्रॉस और डॉट पे। लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चंस लिया था, आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे। दिया गया है कि वेक्टर ए इक्वल टू जो है बी प्लस वेक्टर सी के इक्वल है। देन इट इज ट्रू दैट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है कि ये रिलेशंस क्या हो सकता है ट्रू, अगर मान लो वेक्टर ए जो है बी प्लस वेक्टर बी और सी का सम के इक्वल है, तो क्या ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा। अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है ना, तो जस्टिफाई करना है आंसर्स को। क्या लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। टाइप करो सभी लोग टी की एफ। क्या लगता है लॉजिकली आपको, क्या लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। निखिल बोल रहा है ट्रू होगा, रानी बोल रहा है फॉल्स, आयुष फॉल्स है। सर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं पता है श्रेयांश, वो कुछ भी नहीं पता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स पता ही नहीं है। हिमांशु बोल रहा है ट्रू होगा। साहिल बोल रहा है फॉल्स होगा। हाँ दीक्षा फॉल्स, सुमित फॉल्स। हाँ एकदम फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट, ट्रू नहीं होगा। कोई भी वेक्टर्स जो है ना ए अगर दो वेक्टर के सम के इक्वल है, तो ये आप जरूर बोल सकते थे कि ए का मैग्नीट्यूड बी प्लस सी के होल मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये कैसे बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल। मैं वैसे भी आपको मॉडुलस फंक्शंस में भी बताऊंगा, इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज कहा जाता है। बताया था आपको मॉडुलस फंक्शन में इस टाइप का रिलेशंस होल्ड नहीं करता है। तो आप बोलोगे कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये फॉल्स होगा, ये भी तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो कैसे फॉल्स होगा। एक बात बताओ, कोई भी दो वेक्टर तीसरे वेक्टर के इक्वल कब होता है। ऑब्वियसली ट्राइंगल में ही होगा ऐसा पॉसिबिलिटीज। मैं बोल रहा हूं कि मान लो कोई ट्राइंगल लेता हूं, लेट्स से ये वेक्टर जो है ना, ये लेट्स से वेक्टर जो है बी है और ये वेक्टर सी है। तो वेक्टर ये सी है और ये वेक्टर जो है ना बी है, तो वेक्टर बी और ये वेक्टर सी है, इसी का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर ए के इक्वल दिया गया। नहीं हो जाएगा ट्राइंगल लॉ से कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगर ट्राइंगल लॉ लगाओगे इसमें एबीसी में ट्राइंगल में, तो लिखा जा सकता है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट के इक्वल होगा। ए बी वेक्टर बी के इक्वल है और ये वेक्टर सी के इक्वल है, ये ए के वेक्टर के इक्वल होगा। मतलब ये रिलेशन होल्ड करेगा ट्राइंगल के केस में। अगर ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस का वेक्टर्स अगर नोन हो, वेक्टर बी वेक्टर सी, तभी ये रिजल्टेंट जो है ना वेक्टर ए के इक्वल होगा। अब एक बात बताओ, ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और जो बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और जो एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ए बी प्लस बीसी एसी के इक्वल होगा। क्या सम ऑफ टू साइड किसी भी ट्राइंगल में थर्ड साइड के इक्वल होता है। क्या लिखा हुआ है, ये इंटरप्रिटेट क्या लिख रहा है, कह रहा है कि ए बी का मॉड प्लस बीसी का मॉड, क्या ये एसी के इक्वल होगा, एसी के मॉड के इक्वल होगा। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से आप जानते हो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्योंकि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहता है कि सम ऑफ टू साइड जो होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा। हाँ ग्रेटर होता है, इक्वल नहीं होता है। इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। और ये स्टेटमेंट फॉल्स आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से कर सकते हो। वैसे भी आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। एक ऐसा वेक्टर ले लो बी और सी,
जिसका सम वेक्टर ए के इक्वल आ जाए और देखो कि उसका क्या मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है। वैसे भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। मान लो वेक्टर बी इक्वल टू ले लेता हूं आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। और लेट्स से वेक्टर बी इक्वल टू ले लेता हूं जैसे आई कैप 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। इसी को ऐड करोगे ये वेक्टर ए इक्वल टू जो होगा इसका सम हो जाएगा, यानी 3i कैप और ये माइनस j कैप और प्लस हो जाएगा 4k कैप, ठीक है ना। ये इक्वल है, वेक्टर ए यहाँ से क्लियरली दिख रहा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के इक्वल है। ऐसा 3 वेक्टर ले लिया। अब देखो मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 + 4 + 4 ये 3 के इक्वल हो जाएगा। अगर सी का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो √4 + 1 + 4 ये भी 3 हो जाएगा। और ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा √9 + 1 और ये 16 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। क्या लगता है ये इक्वल है? ए का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या? बीसी का मैग्नीट्यूड ऐड करोगे तो 6 आएगा और ये रूट के इक्वल है, √26 के इक्वल है। कभी नहीं इक्वल होगा। वैसे भी कोई एक एग्जांपल लेके भी आप जस्टिफाई कर सकते हो लेकिन सबसे बेटर मेथड ये होगा कि आप ट्रायंगल लॉ से प्रूफ कर दो। आप जानते हो ट्रायंगल लॉ में ये होल्ड करता है 3 वेक्टर्स में। 3 वेक्टर का सम 0 या कोई भी 2 वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल हो वो होल्ड करेगा ट्रायंगल में। जब हम ट्रायंगल का हम 3 साइडेड वेक्टर्स के फॉर्म में अगर एज्यूम करते हैं तो। क्लियर है सभी को? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? एक्सप्लेनेशन इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हो, बना सकते हो, या बेटर है इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन मैं अभी तक डीपीपी इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा था, कोलिनियर के बारे में अभी जो है ना बहुत बातें बताना है, कोप्लानर और कोलिनियर के बारे में, नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लानर के बारे में। ये 4 वर्ड जो है ना इसी से क्वेश्चंस मैक्सिमम आईआईटी जेईई में फ्रेम हुआ है। कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर। अभी तक जो है ना सिर्फ मैं डेफिनेशन आपको दिया हूं कोलिनियर का। वैसे मैं एक क्वेश्चंस लिया हूं क्योंकि मैं चाहता था कि डीपीपी में बहुत सारा क्वेश्चंस कोलिनियर का था। जैसे मान लो 3 पॉइंट दिया गया है तो बताना है कि प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। और बोल रहा है कि बी जो है ना किस रेशियो में एसी को डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो भी निकालना है। तो कैसे बनाओगे इसको सेकंड क्वेश्चन को? अगर सेकंड को सॉल्व करने जाए तो सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ऑब्वियसली 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, जैसे ए मान लो ये बी है और ये सी है, तो ए का कोऑर्डिनेट जो है दिया गया है 1 - 2 - 8, बी का कोऑर्डिनेट जो है 5 0 - 2 और सी का कोऑर्डिनेट है 11 3 7, ठीक है ना। ये पोजीशन वेक्टर दिया गया। तो जब भी कोऑर्डिनेट दिया गया किसी पॉइंट का दैट मींस उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नोन है। तो बताना है कि प्रूफ करने के लिए तीनों पॉइंट जो होगा कोलिनियर होगा। तो सबसे बेटर तरीका ये होगा कि आप ए बी वेक्टर निकाल लो। तो ओ बी माइनस ओ है, ये तो होता है ना रिलेशंस बिटवीन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ए बी वेक्टर हो गया और ओ बी और ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर है। निखिल क्लियर हुआ कंसेप्ट? पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में तो बी के पोजीशन में से अगर ए के पोजीशन को माइनस कर दोगे तो ये वेक्टर आएगा। देख रहे हो इसका टेल ए पे है और इसका हेड बी पे है, और इस दोनों वेक्टर को मैं पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूं। तो इसका देख रहे हो जो टेल है वो ऑलवेज ऑरिजिन पे है और इसका हेड बी पॉइंट पे है और इस वेक्टर का हेड ए पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो बी के कोऑर्डिनेट में से घटाओगे ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 - 1, ये हो जाएगा 4i कैप, 0 - +2 j कैप और -2 और +8, ये +6k कैप। किसी को डाउट नहीं है इसमें? बी के पोजीशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया हूं ए के पोजीशन, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे बीसी वेक्टर या एसी वेक्टर जो भी है आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने एबी वेक्टर निकाल लिया उस तरह से एसी वेक्टर निकाल लो। एसी वेक्टर निकालोगे तो क्या होगा, सी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस कर दोगे तो 11 - 1 ये हो जाएगा 10i कैप और 3 - +2 ये हो जाएगा 5j कैप और +7 - +8 तो ये हो जाएगा 15k कैप, ठीक है। क्या ये प्रोपोर्शन में है? 4/10 क्लियरली दिख रहा है कि 4/10 जो है 2/5 के इक्वल है और ये 6/15 के इक्वल होगा। नहीं होगा, ये भी 2/5 ही होगा और ये 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये 2/5 ही होगा। ये होल्ड कर रहा है
दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि ए बी जो है पैरेलल टू ए सी। ये कंफर्म हो गया कि पॉइंट जो होगा, पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। वैसे बहुत सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी निकाला जाता है कि कोई 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आगे चल के बताऊंगा, उससे भी आप जस्टिफाई कर सकते हो कि 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, 4 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है ना, आगे में बहुत डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक तो जस्ट यही अप्लाई करो कंसेप्ट कि जब भी आपको 3 पॉइंट या 4 पॉइंट कोलिनियर बोले कि होगा कि नहीं होगा, तो उसका वेक्टर निकाल के देखो और उसका वेक्टर का जो कंपोनेंट है देखो प्रोपोर्शन में आ रहा है कि नहीं। अगर प्रोपोर्शन में आ रहा है दैट मीन्स तो वो पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर आ जाएगा। अगर प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा है तो पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर नहीं होगा। सबसे सिंपल मेथड। ठीक है, अब बोल रहा है सेकेंड पार्ट में कि फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स एसी। बी को एसी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, फिर बीसी वेक्टर निकाल लोगे। तो बताओ बीसी वेक्टर क्या होगा, सी में से बी के पोजीशन को माइनस करेंगे, तो सी में से बी के पोजीशन को माइनस करोगे तो 11 माइनस 5 तो कितना होगा, 5 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आई कैप और 3 माइनस 0 तो प्लस 3 जे कैप हो जाएगा और 7 माइनस माइनस प्लस 2 ये हो जाएगा 9 के कैप। ठीक है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे, इसका मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे। ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 16 प्लस 4 और प्लस 36। ठीक है ना, ये 36 और प्लस 4 40 और 56 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 56। उसी तरह से बीसी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 और प्लस हो जाएगा 81। ये वैल्यू कितना आएगा 30 45 और 81। 45 में अगर 81 ऐड कर दोगे तो अंडर रूट ऑफ ये 126 आएगा। ठीक है ना, तो ये डिवाइड जो करेगा ए बी का मॉड अपॉन ए सी का मॉड, ये रेशियो निकाल लोगे अंडर रूट ऑफ 56 अपॉन अंडर रूट ऑफ 126, इसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है ना, बी पॉइंट को ए सी, समझे। बी पॉइंट को अगर इसको लेमडा मान लें, यही होगा लेमडा इज टू 1, बी पॉइंट को ए सी इसी रेशियो में डिवाइड करेगा। अभी ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि इंटरनली होगा कि एक्सटर्नली होगा। ये कंफर्म है कि इंटरनली ही होगा, क्योंकि सी का कोऑर्डिनेट देख रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट 11 है और एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। तो ऑब्वियसली 5 1 से 11 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली रेशियो नहीं समझ में आया। बोला है बी पॉइंट ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है साहिल, तो ए बी का लेंथ हम फाइंड आउट कर लेंगे और बी सी का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। ए बी अपॉन बी सी, ये जो रेशियो आएगा उसी रेशियो को बोलेंगे ना कि बी ए सी को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला तो यही मैं बताया था आपको, इसको मैंने m और इसको n माने थे, m:n रेशियो में। ए बी अपॉन बी सी जो रेशियो आएगा वही रेशियो क्या डिनोट करेगा कि बी ए सी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में। ठीक है ना, और वो इंटरनली डिवाइड करेगा, ये इंटरनली होगा। इंटरनली क्यों होगा समझ में आया, क्योंकि ये 5 है ना 1 और 11 के बीच में, तो ऑब्वियसली बी जो है ना बीच वाला पॉइंट होगा, एसी के मिड पॉइंट, सॉरी एसी के मिडिल में हो, एसी के बीच में होगा, यानी बी आउटसाइड नहीं होगा। दो तरह से डिवीजन होता है ना, एक इंटरनल डिवीजन होता है और एक्सटर्नल डिवीजन होता है, तो यहाँ इंटरनली डिवाइड करेगा। हाँ दीक्षा सही है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड करेगा। किसी को डाउट होते इसमें पॉइंट आउट करो। साहिल समझ में आया ये? सर कोलिनियर में रेशियो क्यों इंडिकेट कर रहा है? साहिल कोलिनियर में ही रेशियो की बात होती है। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं हुआ तो रेशियो की बात नहीं होती है। सेक्शन फॉर्मूला वैलिड है 3 कोलिनियर पॉइंट के लिए। अगर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है तो फिर सेक्शन फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रूफ करना था कि एबीसी प्रूफ करने के लिए कोलिनियर होगा, और जब प्रूफ हो गया कि कोलिनियर हो एक सीध में है
तो फिर बताना है कि बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बस ए बी का लेंथ निकाल लिया और बी सी का लेंथ निकाल लिया और उसको डिवाइड कर दिया, तो उसी रेशियो में बी ए सी को डिवाइड करेगा। ठीक है ना। निखिल बोल रहा है कि if B divide AC in the ratio m:n, अगर ये निकालना है निखिल, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर B AC को डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में, तो बेसिकली m/n क्या होगा? AB अपॉन BC होगा। ठीक है ना। और यहां हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है। AB अपॉन BC, अच्छा सॉरी, हाँ गलती किया था क्या? ओ हाँ, AB अपॉन BC करेंगे। ठीक है ना। AC कर दिया क्या मैंने? AB अपॉन BC करोगे। हाँ वो गलत किया हूँ। ठीक है ना। AB अपॉन BC होगा निखिल, वो शायद मैं गलती किया हूँ, शायद AC लिख दिया क्या मैंने, देखता हूँ। ओह सॉरी, AC नहीं BC होगा। ठीक है ना, वो गलती किया मैं। हाँ एकदम सही है, AB अपॉन BC होगा, एकदम दिव्यांशु करेक्ट है, वो मैं गलती लिख दिया, उसको सही कर लेना। ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट and magnitude of the vector ठीक है, joining the points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2। इसको सॉल्व करो, तब तक मैं एक सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सेकेंड नंबर, लेट वेक्टर A इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर B इक्वल है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 7k कैप। ठीक है, जबकि वेक्टर C इक्वल है 2i कैप माइनस j कैप और प्लस है 4k कैप। तो बोल रहा है कि फाइंड ए वेक्टर, लाइक वेक्टर निकालो D वेक्टर which is perpendicular to both vector A and B, and और C डॉट D का वैल्यू जो है वो 15 के इक्वल है। तो फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट A x1 y1 z1 एंड B x2 y2 z2। ठीक है, वेक्टर A जो है सेकेंड क्वेश्चन में दिया हूं i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर B है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर C जो है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो बोले एक D वेक्टर निकालो जो A और B पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और C डॉट D का वैल्यू जो है डॉट प्रोडक्ट C और D का 15 के इक्वल हो जाए। तो कैसे निकालोगे?
देखो ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो सबसे पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लो, वेक्टर की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, बी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस कर दोगे। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। ये वेक्टर होगा ओबी वेक्टर, नहीं ये ओबी वेक्टर होगा x2 y2 j कैप और z2 k कैप और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओए वेक्टर से, तो ओए वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप और प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है ना। तो कंपोनेंट जो होगा ना, कंपोनेंट यही हो जाएगा, स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट along x, y and z एक्सिस और वो स्केलर कंपोनेंट जो होगा वो x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y1 होगा और z2 माइनस z1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्केलर कंपोनेंट होगा। इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां दिख नहीं रहा। So a scalar component of vector AB along x, y and z axis are ये हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, इसी को हम लोग स्केलर कंपोनेंट कहते हैं और इसी को हम लोग डायरेक्शंस रेशियो भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज डायरेक्शंस रेशियो। So directions ratio of vector AB are ये हो जाएगा आपको x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो स्केलर कंपोनेंट बोलो x, y और z एक्सिस के लॉन्ग, या नहीं तो आप डायरेक्शंस रेशियो बोलो किसी वेक्टर का, जो ijk का कोएफिशिएंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ए बी के मैग्नीट्यूड से अगर वेक्टर ए बी में डिवाइड कर दोगे तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो उसका जो कंपोनेंट आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शंस कोसाइंस। उसी को हम लोग एलएमएन से डिनोट किए थे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और डायरेक्शंस कोसाइन में बताया था रिलेशन क्या होता है, उसका स्क्वायर का सम यूनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड तो बहुत इजीली आप निकाल लोगे। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जो लिखवाया था 3D में यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर 2D में रहेगा तो z कोऑर्डिनेट आएगा नहीं। हाँ, डायरेक्शंस रेशियो पता था, बट हाँ इसको स्केलर कंपोनेंट भी बोलते हैं निकल। और डायरेक्शंस रेशियो ये वर्ड जनरली हम लोग 3D में यूज करेंगे। डायरेक्शंस रेशियो वेक्टर में तो उसको स्केलर कंपोनेंट भी कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड को कैसे बनाओगे, कोई मेरे को हिंट दे सकते हो? सेकंड में क्या करेंगे, 3 वेक्टर दिया है एबीसी, तो बोल रहा है कि डी वेक्टर निकालो जो ए और बी पे पॉपुलर हो, और एक रिलेशन दिया है कि सी डॉट डी 15 के इक्वल है। कोई बता सकते हो इसको कैसे हम लोग डील करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, एकदम सही श्रेयांश बोले हो, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट यूज नहीं करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। एंगल फ्रॉम द डॉट, देखो a vector d which is perpendicular to vector a and vector b is, तो वेक्टर d को हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। अब बोलोगे कि लैम्डा से क्यों मल्टीप्लाई किया है,
अरे भाई तो लेमडा से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो पता नहीं है। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल तो लिखा नहीं है कि डी होगा, तो लेमडा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हूं जिससे कि ये मैग्नीट्यूड बैलेंस होगा। ये लेमडा निकालने ही के लिए आपको दिया गया है सी डॉट डी इक्वल टू 15 है। तो यही वेक्टर होगा जो वेक्टर ए पे भी पर्पेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पे भी पर्पेंडिकुलर होगा। तो आपका टारगेट है ए क्रॉस बी निकालना, तो निकाल सकते हो ए क्रॉस बी। चलो मैं पिक ले लेता हूं, आगे बताता हूं मैं आपको। आप लोग फाइंड आउट करो ए क्रॉस बी क्या होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे आई जे के और एक वेक्टर ए का कोएफिशिएंट 1 4 2 हो जाएगा और बी का कोएफिशिएंट है 3 -2 7। ठीक है ना, और इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर लोगे तो 28 और माइनस माइनस प्लस 4, तो 28 प्लस 4 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और माइनस जे क्या, इसको डिलीट करोगे तो 7 - 6 तो ये 1 हो जाएगा। और प्लस के क्या, इसको डिलीट करोगे तो -2 और -12, -2 एंड -12 तो -14 हो जाएगा। ठीक है निखिल, 32 आई कैप माइनस जे कैप और -14 के कैप। यहां से मैंने फाइंड आउट कर लिया ए क्रॉस बी। तो अब ए बी को डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से डी वेक्टर आ गया लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो 32 आई कैप माइनस जे कैप और -14 के कैप। और लैम्डा निकालने के लिए सी डॉट डी 15 है, तो बताओ सी का डॉट लेंगे, सी और डी डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा 32 लैम्डा इंटू 2 हो जाएगा प्लस -1 और इंटू -1 हो जाएगा प्लस और -14 इंटू 4 हो जाएगा। समझे, सी डॉट डी निकालना और लेमडा तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो माइनस लेमडा और ये हो जाएगा -14 लेमडा। ठीक है, इंटू 4। ये समझ में आए सभी को। सी डॉट डी 24 आई कैप 24 आ रहा है दिव्यांशु, 28 और -4 32 होगा ना। फाइनल आंसर बोल रहे हो क्या दिव्यांशु? ये नहीं, ये गलत निकाल रहे हो, 32 होना चाहिए। 28 और माइनस प्लस 4, तो 28 प्लस 4 32 होगा ना आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप होगा। ठीक है ना, इसका डॉट निकाल के, और यही सी डॉट डी का वैल्यू जो है ना 15 के इक्वल है, तो यहां से आपको लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, 32 लेमडा इंटू 2 और माइनस लेमडा, इसे लेमडा माइनस लेमडा इंटू -1 और ये -14 लेमडा इंटू 4। ठीक है ना, सी डॉट डी निकल जाएगा। यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 लेमडा और ये माइनस माइनस प्लस लेमडा और ये हो जाएगा -14 4 जा 56 हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 15। ये हो जाएगा 65 लेमडा माइनस 56 लेमडा इक्वल टू 15। इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 9 आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 15। तो यहां से लेमडा का वैल्यू 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये लेमडा का वैल्यू 5/3 इसमें पुट कर देंगे तो जो वेक्टर आ जाएगा ये हो जाएगा 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। और यही मुझे फाइंड आउट करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिखेगा आपको, बनाओगे। ठीक है ना, तो एक दो क्वेश्चंस मैं और लेता हूं और बढ़ते हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं इस पे। जैसे इसको कैसे निकालोगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप
plus k cap with a unit vector along the sum of the vectors 2i cap plus 4j cap minus 5k cap and lambda times of I cap plus 2j cap plus 3k cap, ठीक है, इज इक्वल टू 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. कैसे निकालोगे? बोल रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल टू 1. तो बोल रहा है लैम्डा फाइंड आउट करो. लैंग्वेज को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे वो भी टैकल करने आना चाहिए आपको मैथ में. अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ. तो पहले तो इसका सम, इसको मैं मान लेता हूं, ठीक है ना, लेट से कुछ नाम दे देता हूं. तो इसको वेक्टर ए मान लेता हूं, 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप. और लेट से इसको वेक्टर बी मान लेता हूं, लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप. तो सबसे पहले इसका सम निकालोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो इसको ऐड करोगे तो 2 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा आई कैप और प्लस हो जाएगा 6j कैप और ये माइनस हो जाएगा 2k कैप. तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, ठीक है ना. इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर अब प्लस 36 अब प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना. तो ये इक्वल हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर अब प्लस 40 हो जाएगा. तो यूनिट वेक्टर along sum of vectors a and b क्या होगा, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, समझे. तो a प्लस बी वेक्टर हम फाइंड आउट कर चुके हैं. तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप और प्लस 6j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है ना. इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा 40. तो ये सेकेंड पार्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया. ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स और इसके साथ डॉट i प्लस जे प्लस के साथ डॉट, उसको इसका 1 के इक्वल है. मैं इसको c मान लेता हूं. तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका डॉट c डॉट a प्लस बी अपॉन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना. इसका डॉट जो है ना 1 के इक्वल है. तो क्या लगता है c का डॉट इस वेक्टर के साथ लेंगे तो क्या होगा, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और इसका कोएफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा है. तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा प्लस j का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ j का कोएफिशिएंट 6 है और प्लस और यहाँ k का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ k का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, ठीक है ना. और अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 40. ये किसके इक्वल आएगा, ये आपको 1 के इक्वल आएगा, समझे. ये तो 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 और ये माइनस 2, तो ये हो जाएगा लैम्डा और 6 माइनस 2 4 और 4 प्लस 2, तो ये 6 हो जाएगा. तो लैम्डा प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ और 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40 इक्वल टू 1. तो क्या आएगा इसका आंसर, रानी बोली 1 आएगा. तो 1 अगर पुट करें तो 7 आ जाएगा. 1 पुट करोगे तो ये 49 का स्क्वायर रूट 7. हाँ ठीक है. तो यहाँ सिंप्लीफाई करना, लैम्डा का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो देखना लैम्डा का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा. इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना.
अच्छा इसका बात बताओ, द वैल्यू आई डॉट जे क्रॉस के कैप और प्लस जे डॉट, इजी है ठीक है ना, ये सब बना दोगे, आई क्रॉस के कैप और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे कैप, बोला इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन में है 0, -1, सी में है 1 और डी में है 3। निखिल बोल रहा है डी, दीक्षा डी बोल रही है, श्रेयांश डी, रानी ए ऑप्शंस, आयुष बोल रहा है ए ऑप्शंस है, बटा हुआ है सब लोग का। अच्छा रानी भी डी ऑप्शंस। आई डॉट जे क्रॉस के कैप प्लस जे डॉट आई क्रॉस के कैप प्लस के डॉट आई क्रॉस जे कैप। अरे क्या लिखेंगे, पहले इस क्रॉस को अपडेट करो, जे क्रॉस के कैप, मैं बताया था आपको साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। जैसे यहाँ आई कैप मान लें और इसको जे कैप और इसको के कैप, इस ऑर्डर में अगर लेते हो तो आई क्रॉस जे जो है ना के इक्वल होता है। लेकिन अगर इस ऑर्डर में लेते हो, अगर जे क्रॉस आई करते हो तो फिर माइनस के कैप के इक्वल होगा। ठीक है, तो जे क्रॉस के कैप है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो ये बेसिकली आई कैप के इक्वल होगा। जे डॉट, अब आई क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के कैप ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो ये माइनस जे कैप के इक्वल होगा। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आई क्रॉस जे ऑब्वियसली के कैप के इक्वल होगा, तो आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जे डॉट जे का वैल्यू 1 हो जाएगा और के डॉट के 1 हो जाएगा, ये 1 के इक्वल आएगा। डी कैसे आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आयुष, हाँ निखिल, सी ऑप्शन होगा। जानते हो जो जितना क्वेश्चंस इजी होता है ना, मिस्टेक लोग उतना ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि उतना ही हम लोग जो ना कैजुअली अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जब वेक्टर का हम टेस्ट लेंगे तो। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलत देगा, तो सी इसका आंसर होगा। अच्छा इसका बताओ, इफ थीटा इज द एंगल theta is the angle between any two vectors, vector A and vector B, then बोला है कि दो वेक्टर का डॉट का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर के क्रॉस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो बोला ये कब पॉसिबल होगा, थीटा किसके इक्वल लेंगे, जब ये डॉट और क्रॉस दो वेक्टर का इक्वल हो जाएगा। ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है π/4, सी ऑप्शन में है π/2 और डी ऑप्शन में है π। हाँ, इस बार सभी लोग एग्री है, खटाखट जवाब दे दिया, बी ऑप्शन होगा। एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्योंकि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उसके बीच के कोसाइन होता है, और ये क्या लगेगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उसके साइन होता है साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ये नॉन जीरो होता है, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर कॉस से डिवाइड कर दें तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा यहाँ से π/4 हो जाएगा। 0 से पाई लेंगे, ठीक है ना, 0 से पाई में जो वैल्यू आएगा tan थीटा 1 जो होगा वो π/4 पे होगा। तो चलो ये क्वेश्चंस और जस्ट एक लास्ट क्वेश्चंस में ले रहा हूँ, बनाओगे ठीक है ना। क्रॉस और डॉट पे जितना क्वेश्चंस ले ले कम ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है आपको। मैं आपको डीपीपी जो है ना
सर्कुलेट करूंगा हायर लेवल का भी इस पे। अभी तो मैं डीपीपी बोर्ड लेवल का ही दे रहा हूं आपको। परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो दैट द वेक्टर vectors a plus b plus c is equally inclined to vector a, vector b and vector c। अच्छा, ये भी क्वेश्चंस मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। वैसे हम 3D में इस क्वेश्चंस को लेंगे, लेकिन वेक्टर में भी ले लेता हूँ। जैसे प्रूफ करना है कि सो दैट द डायरेक्शंस कोसाइन when the directions cosine of a vector equally inclined to the axis, ठीक है, OX, OY and OZ R ये इक्वल होगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, दोनों पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हूं, ये हम लोग 3D में भी देखेंगे। 3D में ज्यादा ये कंसेप्ट यूज होगा आपको। इसमें ज्यादा क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि क्रॉस तक जो है ना, क्रॉस और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहीं से जो है ना ज्यादातर क्वेश्चंस मेंस में, इवन आप एडवांस में बात करो और बोर्ड में, यहीं से क्वेश्चंस आता है। इसी एरिया से ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप करता है। अगर डॉट और क्रॉस अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उतना टफ नहीं है, आपको बहुत इजिली आप बना सकते हो, डील कर सकते हो। तो बोल रहा है कि एबीसी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इस लाइन से कुछ बातें हम लोग लिख सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, ये तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेट्स से इसको मैं लैम्डा मान लेता हूं, ठीक है ना। और लेकिन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए क्या होगा, ये 0 होगा। अगर एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सर इंक्लाइंड मींस इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मींस जो होगा, देखो ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है और तीन अनदर वेक्टर के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब ये मान लो a प्लस बी प्लस सी है और ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ठीक है, और ये वेक्टर c है। ऐसे हो सकता है, तो वो इक्वली इंक्लाइंड है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है ना। इस तरह से मान लो वेक्टर c है तो ये भी थीटा है। तीन अनदर वेक्टर के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, सेम, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना, इस पेन पे मान लो तीन वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड हो, सेम एंगल बना रहा हो, क्योंकि 3D में है। सेम एंगल, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब सेम एंगल, ठीक है साहिल। तो प्रूफ करना है कि इस वेक्टर के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा, ठीक है ना, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, इक्वली इंक्लाइंड है तो कॉस थीटा निकालोगे, कॉस अल्फा निकालोगे, तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी और डॉट ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। पहले एक चीज निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैं फॉर्मूला बताया हूं, क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस लिखोगे सी डॉट ए, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर,
और ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए जीरो है। तो यहां से 3 लैम्डा स्क्वायर ये √3 लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर निकालोगे a प्लस बी प्लस सी, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को और a के साथ डॉट ले लेंगे अपॉन और a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इनटू a का मैग्नीट्यूड। ये समझ में आया? दो वेक्टर के बीच अगर a प्लस बी प्लस सी है और ये वेक्टर a है, इसके बीच का एंगल अल्फा मान लें, तो डॉट प्रोडक्ट से ये लिख सकते हैं ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है सुमित? तो ये a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के a के साथ डॉट लोगे तो ये हो जाएगा a डॉट a और प्लस हो जाएगा b डॉट a और प्लस हो जाएगा c डॉट a। ठीक है, अपॉन और इसका मैग्नीट्यूड √3 लैम्डा है और a का मैग्नीट्यूड तो हम लैम्डा मान चुके हैं, तो ये भी लैम्डा के इक्वल है। अब यहां से देख सकते हो b डॉट a सुमित, c डॉट a क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होगा, ये तो जीरो ही होगा ना, अपॉन हो जाएगा और √3 ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो a मैग्नीट्यूड ऑफ a भी लैम्डा स्क्वायर के इक्वल होगा और √3 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये 1/√3 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से अगर cos बीटा निकालते हो यानी a प्लस बी प्लस सी डॉट लोगे b के साथ अपॉन a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड, ये भी फाइंड आउट करोगे ना तो 1/√3 आएगा। और उसी तरह से cos गामा निकालोगे a प्लस बी प्लस सी और डॉट अगर c लेते हो, इधर मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। उसी तरह से cos गामा अगर निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी डॉट c अपॉन और a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इनटू c का मैग्नीट्यूड, ये भी देखोगे 1/√3 आएगा। यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल आ गया। यहाँ से अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, इक्वल आ गया। यानी प्रूफ हो गया कि a प्लस बी प्लस सी के साथ वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c इक्वली इंक्लाइंड होगा। एग्री हो सभी लोग? समझे ये वाला पॉइंट? ठीक है, रब करे समझ में। ये साहिल प्रूफ सर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किए, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किए? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कहां कर रहे हैं सर? और a डॉट b क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट a का b का मैग्नीट्यूड है, उसके बीच का एंगल cos थीटा। यहां से cos थीटा क्या होता है, a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड होता है। ये फॉर्मूला यूज किया है। cos थीटा जो होता है a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। डॉट का, हाँ डॉट का ये फॉर्मूला होता है ना, a डॉट b इक्वल टू होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। यहां से cos थीटा निकालोगे तो a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। समझे? ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इसके बीच का एंगल निकालना है तो इस दोनों वेक्टर का डॉट और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड अभी जस्ट फाइंड आउट किया, √3 लैम्डा के इक्वल है और a का मैग्नीट्यूड लैम्डा के इक्वल है। ठीक है ना, और b डॉट a c डॉट a 0 के इक्वल है, इसमें पुट कर दिए और a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर के इक्वल होगा। a डॉट a प्रॉपर्टी से क्या लिखोगे, a डॉट a होता है ना, a डॉट a जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता है। एक मैग्नीट्यूड ऑफ a लैम्डा के इक्वल है तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, कट के 1/√3 आ जाएगा। सिमिलरली cos बीटा cos गामा निकालोगे तो 1/√3 आएगा। ठीक है ना निकल, कंफ्यूजन दूर हुआ? बढ़े आगे। ये हो गया आपका थर्ड का। देखो फोर्थ भी इंपॉर्टेंट होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। बोल है प्रूव दैट द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox oy oz आर 1/√3। तो मान लेता हूं लेफ्ट डायरेक्शंस कोसाइंस of a vector along ox, oy and oz axis are cos alpha, cos beta and cos gamma।
ठीक है, अल्फा बीटा गामा बहुत डरा रहा है, अल्फा भी, डेल्टा तो और भी डरा रहा है आज के डेट में। नहीं, कितना वेरिएंट आ गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, पता नहीं डेल्टा के बाद और कौन सा वेरिएंट आने वाला है, कब खुलेगा कोचिंग। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। इस टाइप का पैंडेमिक जो है ना 100 ईयर्स से एक बार आता है, मैंने तो नहीं देखा इससे पहले। तो ये एंगल जो है इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा, आज ये जानते हो ये रिलेशन होता है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल है। तो यहां से लिख सकता हूं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड बोल रहा है, समझे साहिल। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब बराबर एंगल पता नहीं 2021 और 2022 जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं वो किसी भी मतलब क्लासेस में हो, बहुत ही मतलब वीक, जो टेक्निकली जो साउंड होना चाहिए ना, हम लोग खुद फील कर रहे हैं, उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो क्लासेस में डिलीवर हम लोग कर पाते हैं उसका 25% भी हम लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है ना, तो ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो यहां से अल्फा बीटा को अल्फा लिख दिया और गामा को भी अल्फा लिख दिया, तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यहां से cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। और एक्यूट एंगल बना रहा है तो वैसे प्लस माइनस लिखोगे, क्योंकि यहाँ एक्यूट एंगल बना रहा था इसलिए हम प्लस लिए हैं, और क्योंकि अल्फा बीटा के इक्वल है तो cos बीटा भी क्या हो जाएगा 1/√3 होगा, और cos गामा भी क्या होगा 1/√3 होगा। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो कोई भी जो डायरेक्शंस कोसाइंस होगा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, अगर वो वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड अगर बना रहा है तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शंस कोसाइंस होगा 1/√3 1/√3 1/√3 होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करेंगे 3D में स्पेशली। तो चलो क्वेश्चंस जो है ना बनाओगे, मैं आप लीव कर रहा हूं डॉट और क्रॉस को। नहीं साहिल जो है ना, जानते हो इस पैंडेमिक में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा है ना वही विनर होगा। मैक्सिमम लोग जो है ना स्ट्रेस फील कर रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ रहे हो ना, कनेक्ट कर रहे हो तो आप उतना, अब बहुत लोग ओपन होने का इंतजार कर रहा है। अब मान लो अगर ओपन हो भी जाता है तो जो टाइम आपका बीत गया वो टाइम कभी रिकवर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चैप्टर से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मान लो सिलेबस अगर बोर्ड रिड्यूस कर देता है 30%, तो क्या वो 30% रिड्यूस सिलेबस क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। अगर कर भी दिया तो फिर क्या वो 4 साल के कोर्स में करेगा? तो जो बैकअप जो है ना कभी भी वो बेनिफिशियल नहीं होता, जो छूट जाता है ना वो कभी नहीं मैच कर पाता है। लाइव में हम लोग यही लेते हैं कि कोशिश करो जो है ना, जरूर कम से कम देख तो रहो ना, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको, मिनिमम जो है ना जितना मैं डीपीपी प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई एक टेस्ट बुक बनाया करो, अगर टाइम मिलता है तो उसके बाद पैकेज बनाओ। तो बहुत लंबा लंबा चैप्टर जो है ना, मुझे लगता है कि जब तक खुलेगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत लंबा चैप्टर था, वेक्टर, 3D, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, और इसको बनाओ, ठीक है ना, क्रॉस और डॉट को। तो देखो कुछ एक छोटा सा पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, काफी इंपॉर्टेंट होगा, 3D में भी इस कंसेप्ट को देखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 lines, ठीक है। 2 लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं शॉर्टकट में SD लिखूंगा, ठीक है ना, शॉर्टकट में SD। तो 2 लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो 3 तरह का ओरिएंटेशन होगा 2 लाइंस के बीच में। एक ओरिएंटेशन आपका ये हो सकता है, 2 लाइन आपस में क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, नहीं होगा। दूसरा ओरिएंटेशन ये हो सकता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए, इस तरह से हो सकता है।
और तीसरा ओरिएंटेशन इस तरह से हो सकता है कि लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग हो और नॉन पैरेलल हो, इसी को हम लोग एस्क्यू लाइंस बोलते हैं, समझे। तो तीन तरह का ओरिएंटेशन होगा लाइंस का, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या तो लाइंस पैरेलल हो सकता है, या लाइंस आपका एस्क्यू हो सकता है। एस्क्यू लाइंस मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो पहला सिचुएशन जो होगा लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकता है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइन इंटरसेक्टिंग तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हाँ एस्क्यू लाइंस एक प्लेन में नहीं होगा, सही निखिल बोले हो। एस्क्यू लाइंस अगर लाइन पैरेलल है तो एक प्लेन में होगा, और यह लाइन इंटरसेक्टिंग है तो एक प्लेन में होगा, लेकिन लाइन अगर एस्क्यू है तो एक प्लेन में नहीं होगा। बहुत अच्छा जज किए हो। तो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, दो लाइन के बीच में, 0 होगा। ये समझ में आया बात में। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो फिर क्या होगा, मान लेता हूं लेट इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइन जैसे पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर पी एंड पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर पी। क्लियर है। ये मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं, जो लैम्डा से अटैच होता है वो वेक्टर होता है। तो ये दोनों वेक्टर मैं सेम ले लिया हूं, दैट मींस ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ये पोजीशन वेक्टर ए से पास कर रहा है, और ये लाइन जो है सेकेंड लाइन जो है पोजीशन वेक्टर बी से पास कर रहा है, ठीक है ना। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। दोनों लाइन जो है ना पैरेलल है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। कहीं पे भी लोगे तो शॉर्टेस्ट ही होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो कहीं पे भी लोगे तो ये शॉर्टेस्ट ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, जैसे मान लो इस पे कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं। लेट से ये पॉइंट जो है ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए, और लेट से ये पॉइंट बाय बी मान लेता हूं जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो यहां से ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर निकाल सकते हो। क्या लगता है, यहां से बी ए वेक्टर निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी, यानी ए माइनस बी हो जाएगा। और ये किसके डायरेक्शन में ये लाइन, ये वेक्टर पी के डायरेक्शन में, ठीक है ना, नहीं होगा पी के डायरेक्शन में। तो मान लो अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two parallel lines, vector A equal to position vector A plus lambda times of P and position vector R equal to position vector B plus mu times of P। वो इक्वल होगा A1 माइनस A2 या A माइनस B क्रॉस P और अपॉन हो जाएगा, ठीक है, अपॉन हो जाएगा P का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। दो पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। अब ये होगा कैसे, ये मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। देखो इसका प्रूफ देखो, मुझे खुद याद नहीं रहता है तो क्विकली आप प्रूफ जनरेट कर सकते हो। तो देखो ये शॉर्टेस्ट लाइन, ये दो पैरेलल लाइंस है और इसके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये दोनों लाइन जो है ना वेक्टर पी के पैरेलल है, और ये लाइन पोजीशन वेक्टर ए से पास कर रहा है और ये लाइन पोजीशन वेक्टर बी से पास कर रहा है। तो उससे मैंने उस दोनों पोजीशन वेक्टर से एक बी ए लाइन जनरेट कर लिया। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो एडी डिस्टेंस होगा ये शॉर्टेस्ट होगा, ये होगा, ये एडी निकालना है। तो देखो इस ट्राइंगल में ये वेक्टर पी है, ये वेक्टर आपको पी है, ये पी का डायरेक्शन, ठीक है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम cos sin थीटा निकालें
तो क्या लगता है साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी AD अपॉन साइन थीटा P/H यानी AB, ठीक है ना, AB का मैग्नीट्यूड। यहां से AD आ जाएगा AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ठीक है ना। AB लिखो या BA लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, AB लिखो या BA भी लिख सकते हो, BA का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो ये AD फाइंड आउट करना है, AD क्या कहलाएगा, AD जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, नहीं होगा। ये मैं जस्ट बता रहा हूं कि ये इक्वल होता है BA का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा के। सभी लोग एग्री हो यहां तक, समझ में आया? एक बार टाइप कर दो सभी लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा BA का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा निकाल लिया हूं, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूं, इसमें वेक्टर P के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना ऊपर नीचे। मैंने क्या किया, वेक्टर P के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। अब देखो न्यूमरेटर जो होगा वही क्या कहलाएगा, BA वेक्टर क्रॉस P कहलाएगा बाय डेफिनेशन, नहीं होगा, क्योंकि BA वेक्टर इंटू P का क्रॉस ही क्या कहलाता है, BA का मैग्नीट्यूड इंटू P का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल का साइन, क्योंकि यही BA वेक्टर और वेक्टर P के बीच का एंगल है थीटा। तो यहां से देख सकते हो BA वेक्टर हम निकाल चुके हैं, ये A माइनस B के इक्वल है और क्रॉस P अपॉन हो जाएगा P का मैग्नीट्यूड, याद रहेगा। अब A माइनस बी लिखो या B माइनस A, क्योंकि मॉड लिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर में A माइनस बी लिखो या BA माइनस, सो BA वेक्टर निकालो या AB वेक्टर निकालो, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो माइनस साइन तो वैसे इग्नोर होगा। तो ये कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। या तो आप फॉर्मूला याद रखो या नहीं तो आप प्रूफ याद रखो, इसमें क्रॉस होता है। तो तरीका ये होगा कि जब भी दोनों लाइन पे पोजीशन वेक्टर दिया गया होगा उससे वेक्टर जनरेट कर लोगे और लाइन जिस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा उसको क्रॉस ले करके उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दो पॉइंट अगर इस लाइन पे दिया गया उससे वेक्टर जनरेट कर लेंगे और वेक्टर P के साथ क्रॉस ले लेंगे और वेक्टर P के साथ डिवाइड कर दोगे, वो जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये बातें मैं आपको 3D में ही बताऊंगा, कुछ बातें मैं दो बार इसलिए बताऊंगा कि आपको जो है ना डिफिकल्टी जहां जहां है ना कि रिपीट अगर हो जाएगा ना तो वहां पे आपको इजी लगने लगेगा। इस वैसे ये आपको वेक्टर में नहीं दिखेगा, ये 3D में देखेंगे, लेकिन यहाँ इसलिए बता रहा हूं कि वेक्टर अप्रोच से भी बताऊंगा और आपको वहां पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू भी बताऊंगा XYZ के टर्म में, तो इजी लगने लगेगा आपको। ले क्वेश्चंस ले और एसक्यू लाइंस मैं बता देता हूं सेपरेटली, रब करें इसको। साहिल, निखिल, टाइप करो एक बार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो क्वेश्चंस लेता हूं उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines position vector r equal to I cap minus j cap plus lambda times of 2 I cap minus j cap or plus 2 k cap and position vector r equal to 2 I cap minus k cap or plus mu times of 4 I cap minus 2 j cap प्लस 4k कैप। इस दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, यस या नो? कौन मुझे बताएगा, क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है? निखिल, ये
लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है, अलोंग है, और ये लाइन इस वेक्टर के अलोंग है। हाँ होगा, एकदम होगा, क्योंकि 2/4 -1/-2 और 2/4 ये प्रोपोर्शन में है, तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट लगाना है। ये कंफर्म है कि टू पैरेलल लाइंस है, तो देखो इसको पोजीशन वेक्टर ए दिया गया है और इसको पोजीशन वेक्टर बी मानोगे 2i माइनस के कैप, यहां से हम निकाल लेंगे a माइनस बी या b माइनस ए, इसको इससे माइनस करोगे तो माइनस आई कैप और माइनस जे कैप, और ये माइनस माइनस प्लस के कैप हो जाएगा। और p वेक्टर जो है ना, या तो इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को भी आप मान सकते हो p वेक्टर, तो फर्स्ट लाइन में हो या सेकंड लाइन में, तो फर्स्ट लाइन वाले को ही मान लो आप, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो यहां से क्या करोगे, a माइनस बी का क्रॉस निकाल लोगे p के साथ। इसका क्रॉस निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है, डिटरमिनेंट्स मेथड से निकालोगे। तो a माइनस बी का जो कॉफिशिएंट है वो -1 -1 1 हो जाएगा, और वेक्टर p का 2 -1 2 है, ठीक है ना। इसको अगर हम एक्सपैंड कर लें तो -2 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये -1 हो जाएगा, और फिर माइनस जे इंटू -2 और ये -2, तो ये -4 हो जाएगा, और प्लस के कैप ऑफ ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2, ये 3 हो जाएगा, यानी ये माइनस आई कैप और माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ठीक है, यहां से मैंने a माइनस बी, ठीक है, क्रॉस p निकाल लिया। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, a माइनस बी क्रॉस p का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करोगे कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 प्लस 9 हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ 26 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 26 इसका मैग्नीट्यूड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस बी और क्रॉस p का मैग्नीट्यूड अपॉन p के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके हैं, अंडर रूट ऑफ 26 है, नहीं है, और p का मैग्नीट्यूड क्या होगा, p का मैग्नीट्यूड जो है 3 हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4 3 के इक्वल आएगा। तो यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। समझे सभी लोग, निकल जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका एप्लीकेशंस। लेकिन हाँ, ये आपको पता करना पड़ेगा कि लाइन पैरेलल है कि नहीं, लाइन एस्क्यू है कि नहीं। लाइन एस्क्यू है तो फिर अलग फॉर्मूला होगा, पैरेलल है तो इसके लिए अलग होगा। हाँ, पी का मोड लेंगे साहिल। हाँ, ये p का मॉड वैल्यू से डिवाइड करोगे, फॉर्मूला में ये है ना, p के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, यहां से निकालोगे p का मैग्नीट्यूड तो 3 के इक्वल आएगा। ठीक है साहिल, ले क्वेश्चंस के बड़े आगे कि निकाल लोगे। जैसे find the shortest distance between the lines, position vector r equal to I cap plus lambda times of I minus j cap, and position vector r equal to k cap plus mu times of 2I minus 2 j cap। हाँ साहिल, देखो एक क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो ये कंफर्म है कि यहाँ आई कैप माइनस जे कैप है और यहाँ 2i कैप माइनस 2 जे कैप है। तो i का कॉफिशिएंट प्रोपोर्शन 1/2 है और j का कॉफिशिएंट -1/-2, यानी प्रोपोर्शन में, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो कैसे बनाओगे इसको, इसको पोजीशन वेक्टर i है, यहाँ पे b का पोजीशन वेक्टर k कैप है, यहाँ से a माइनस बी निकाल लोगे, ये आई कैप माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे p वेक्टर जो है ना, इसको मानो या इसको मानो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि p का मैग्नीट्यूड से ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है। इसको एज्यूम किए रहते तो भी आंसर यही आता, इसको भी एज्यूम किए हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसको मान सकते हो या इसको मान सकते हो, आई कैप माइनस जे कैप ही मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, वेक्टर पी को। और ए माइनस बी, और क्रॉस लोगे किसके साथ, पी के साथ। ए माइनस बी वेक्टर है, आई माइनस के का क्रॉस लेना है आई माइनस जे के साथ। तो बताओ डायरेक्टली क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, और माइनस आई क्रॉस जे के कैप हो जाएगा, और माइनस के क्रॉस आई जो है जे कैप हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे माइनस आई कैप हो जाएगा, यानी इक्वल आ गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। समझ में आया कैसे हम क्रॉस निकाले हैं विदाउट डिटरमिनेंट से? वैसे डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हो। हाँ निखिल, रीजन ये है कि मैग्नीट्यूड पी मैग्नीट्यूड याद भी है ना, अगर मान लो ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 आएगा, तो 2 से 2 बैलेंस हो जाएगा। इसको एज्यूम करो या इसको एज्यूम करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऊपर भी है ना पी, नीचे भी पी है। तो मान लो अगर इस पी में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो ऊपर भी 2 आ रहा है नीचे भी 2 आएगा, तो वो कट के जो है ना √26/3 ही आएगा। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो क्रॉस मैं विदाउट डिटरमिनेंट से निकाल दिया हूं, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, a माइनस बी क्रॉस p का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये √3 आएगा, और p का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, p का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करोगे तो ये √2 आएगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा पोजीशन वेक्टर a माइनस बी, पोजीशन वेक्टर a माइनस बी क्रॉस वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। ध्यान रखोगे, मेरा वर्ड को ध्यान रखोगे, क्या कैसे मैं बोल रहा हूं, कब मैं वेक्टर बोल रहा हूं, कब मैं पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूं। ये आपका √3 हो जाएगा और ये √2 दिया गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका √3/√2 होगा। हाँ p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो 2 से 2 पर नीचे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है साहिल, तो रिपीट हो गया, सेम कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला अगर पता है ना तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। चलो ये क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट। फाइंड वेदर द लाइंस पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप एंड पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप और प्लस j कैप प्लस 3k कैप आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। ये कैसे पता करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं? मान लो आपको 2 लाइन दे दे और पूछे कि ये क्या दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। अगर इस तरह से आ जाता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, अदरवाइज लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ एकदम सही बोल रहे आयुष, तो अभी तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताए नहीं है, अभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं 2 पैरेलल लाइंस का बताया। मान लो वो कंसेप्ट नहीं लगाना हो, एक तो बात सही बोल रहे हो, जो मैं पहला पॉइंट बताया वो कंसेप्ट हम लगाएंगे। मैं चाहता हूं कि विदाउट अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाउ टू डिसाइड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। कैसे पता करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है? देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से तो मैं बताऊंगा ही आपको, मैं आपको बहुत बार बताया हूं कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो आई जे क्या कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, हाँ पोजीशन वेक्टर के इक्वल कर देंगे। एकदम रानी सही बोल रही हो। तो फॉर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, या if the lines are intersecting, then position vector
पोजीशन वेक्टर ऑफ टू लाइंस आर इक्वल, ठीक है ना। तो दोनों का पोजीशन वेक्टर इक्वल कर देंगे अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो देखो पोजीशन वेक्टर अगर इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, i माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। इसको हम लोग इक्वल करेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। तो बताओ i का कोएफिशिएंट, अगर यहां से i का कोएफिशिएंट ये 1 प्लस लेमडा i कैप हो जाएगा और इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस लेमडा j कैप हो जाएगा और ये प्लस 3 प्लस लेमडा k कैप हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम i कोएफिशिएंट कॉमन ले तो 2 प्लस 2 म्यू इंटू i कैप हो जाएगा और 4 प्लस म्यू ये j कैप हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से 6 प्लस 3 म्यू, 6 प्लस 3 म्यू k कैप हो जाएगा। तो i j k का कोएफिशिएंट क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो बताओ i j k का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे तो 1 प्लस लेमडा को हम इक्वल करेंगे किसके, 2 प्लस 2 म्यू के। यहां से आप लेमडा माइनस 2 म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेमडा माइनस 2 म्यू इक्वल टू। और j के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस म्यू के, ठीक है ना। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो -1 माइनस लेमडा, ब्रैकेट को जब आप ओपन कर दोगे तो यहां से मैं लिख सकता हूं लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू -5 हो जाएगा। और फिर k का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 6 प्लस 3 म्यू करोगे, यहां से लेमडा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो i j k का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। गौर से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, वहां से लेमडा म्यू निकालोगे, किसी दो इक्वेशंस को, आइदर 1-2 को या 1-3 को या 2-3 को, किसी दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करोगे, वहां से लेमडा म्यू निकालोगे। अगर वो लेमडा म्यू थर्ड इक्वेशंस को अगर सेटिस्फाई कर गया तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। बात समझे? क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो i j k का तीनों का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए ना। तो किसी दो लाइंस के, मान लो फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर हम लेमडा निकालते हैं, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को अगर हम क्या करें, लेमडा और म्यू निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस 1 को, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस 2 से, क्या लगता है? तो लेमडा माइनस 2 म्यू और माइनस लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 5। तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, -3 म्यू इक्वल टू 6। तो यहां से म्यू का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेमडा का वैल्यू 1 प्लस 2 म्यू हो जाएगा। इसमें पुट कर दोगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 माइनस 4 -3 आ जाएगा। अब देखो अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशंस 3, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है लेमडा -3 म्यू का। इसमें पुट करेंगे लेमडा का वैल्यू, तो लेमडा का वैल्यू हम निकाले हैं -3 और म्यू का वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा, जो 3 के इक्वल आ रहा है और ये 3 के इक्वल है भी। तो यानी प्रूफ हो गया कि लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। समझ में आया कंसेप्ट? किसी दो इक्वेशन से लेमडा म्यू निकाले, अगर थर्ड इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर गया तो लाइन इंटरसेक्टिंग, और अगर थर्ड इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉन इंटरसेक्टिंग। सबसे बेस्ट मेथड, वैसे मैं 3-4 मेथड आपको बताऊंगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं कैसे पता करेंगे। एक तो तरीका ये हो गया, मैं पहले भी मैं यूज किया हूं, अभी भी मैं यही कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मेथड से बताऊंगा कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर दिखा देते हो कि 0 आ रहा है तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। अगर किसी दो लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 नहीं आता है तो लाइंस क्या होंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। ये आपका एक तीसरा पॉइंट रह गया, स्क्यू लाइंस। ठीक है, यहां तक समझ में आया को कि कैसे जज करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं।
तो चलो मैं आज यहीं कंप्लीट कर रहा हूं, आपको एंड अप कर रहा हूं लेक्चर्स को, और नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको एसक्यू लाइंस के बारे में बताऊंगा कि लाइन एसक्यू है कि नहीं, उसका शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना? तो चलो, ओके, थैंक यू।